हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले हमने फिजिक्स में आपको कई सारे टॉपिक पे वाइवा क्वेश्चन दे दिया है, जैसे ट्रांसफार्मर, व्हीटस्टोन सेतु, गैल्वेनोमीटर और उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या कह सकते हैं विभव मापी। इन सब से रिलेटेड अगर आपको वाइवा क्वेश्चन चाहिए तो हमने फिजिक्स का अलग पेज भी बना दिया है। क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपको फिजिक्स के सभी वाइवा से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किया है वो अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री में आपने क्लोरोफॉर्म, डाईएथिलेमीन या एथिलेमीन या हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण से रिलेटेड चार्ट पेपर पे डायग्राम बनाया है तो उससे रिलेटेड जितने भी वाइवा क्वेश्चन है वो हमने कवर करा दिया है। ये सभी वीडियोस आपको कहाँ पे मिलेगी, तो केमिस्ट्री का भी एक अलग हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। बायो में हमने आपको एक और टॉपिक पे वीडियो दिया था, वो क्या है, बायोगैस। बायोगैस रिलेटेड जिन बच्चों ने चार्ट पेपर पे डायग्राम बना रखा है उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिया है। लेकिन कई लोगों के डिमांड थे कि हमें डीएनए से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन करा दीजिए, तो डीएनए से रिलेटेड जो भी वाइवा क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। अब देखिए डीएनए का यहाँ पे हम डायग्राम लगा दे रहे हैं। ये डीएनए का डायग्राम है। डीएनए के डायग्राम से आपको ये देखना है कि इस डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है कैसा है, सिंगल कुंडली का डीएनए है या डबल कुंडली का डीएनए है। सिंगल कुंडली डीएनए मतलब है कि डीएनए केवल ऐसे ही है या डीएनए में ऐसे ऐसे भी है, ठीक है। तो ये डीएनए हमने यहाँ पे डायग्राम लगा दिया। अब इसमें देखिए आपको दो चीजें याद रखनी है। डीएनए का व्यास कितना होता है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि डीएनए में दो क्षारकों के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है। जैसे डीएनए का एक बेस पेयर एडेनिन मान लीजिए है, दूसरा बेस पेयर क्या है, ग्वानिन। अब एडेनिन और ग्वानिन के बीच की जो बेस पेयर की दूरी होगी वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए एडेनिन और ग्वानिन के बीच की जो बेस पेयर की दूरी होगी वो हमेशा कितनी होगी, 0.3.2, ठीक है, यानी 0.32 नैनोमीटर, ठीक है, इतनी दूरी होती है। अब यहाँ डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा कि कितनी दूरी यहाँ पे लिखी गई है। दो वहां पे आपको बॉन्ड दिख रहे होंगे और बॉन्ड के बीच की दूरी आपको दिख रही होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्लास 8th 9th वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा डीएनए से रिलेटेड। जैसे आपने डायग्राम बना लिया है डीएनए का, अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि डीएनए आपने बनाया है तो ये बताइए डीएनए होता क्या है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि डीएनए क्या होता है, तो आप कहेंगे डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ होता है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मौखिक में आपको बताना है कि डीएनए क्या है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है भैया, अनुवांशिक पदार्थ है, या अगर आप चाहें तो इसको जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, दोनों एक ही होता है। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि ये बताओ डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही क्यों कहते हैं, हम राइबोन्यूक्लिक एसिड भी तो कह सकते हैं। वहां पे डी शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि डीएनए जो है ये सेकेंड बेस पेयर से जुड़ा होता है, वो भी किसके, जब आप इसका पूरा डीएनए के डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलता है डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये सेकेंड बेस पेयर से जुड़ा होता है, सेकेंड पोजीशन पे आके जुड़ता है, इसलिए डीएनए का जो पूरा नाम है वो क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन इतना भयंकर या डरावना नहीं था कि आप ना बता पाए। क्लास 8 का बच्चा भी आपको बता देगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने डीएनए डायग्राम बनाया तो डीएनए ही पूछा जाए, यहाँ पे आपको आरएनए भी पूछा जा सकता है कि आरएनए का नाम क्या है, आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद होना चाहिए राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे एक मिनट डीऑक्सी राइबोज लिखना भूल गए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए की खोज किसने की। ये जरूर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये बताइए डीएनए की खोज किसने की। अब आप अपना ये घुटने वाला दिमाग वहां पे मत लगा दीजिएगा कि डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की। नहीं, डीएनए की बात अलग है और डीएनए की द्वि कुंडली जो संरचना है वो डिफरेंट होती है। दो डिफरेंस है, एक डीएनए की खोज जो कि वाटसन और क्रिक ने नहीं की, डीएनए की दो कुंडली वाली जो संरचना है जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम वाले डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। लेकिन जो सबसे शुरू में डीएनए खोजा गया था वो दो कुंडली नहीं था, वो ऐसे ऐसे लिपटा हुआ नहीं था। ऐसे लिपटा हुआ जो दो कुंडली वाली संरचना होती है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। लेकिन अगर डीएनए की बात की जाए कि केवल डीएनए की खोज किसने की थी, तो लड़कियों अपने घुटने को ठोकेंगी क्योंकि उनके घुटने से ज्यादा दिमाग निकलेगा, और लड़के अपने सिर को दीवार पर लड़ा के बताएंगे कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने, किसने की थी, फ्रेडरिक मिस्चर ने। अब यहाँ पे फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी, लेकिन अगर डीएनए की द्विकुंडली संरचना, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, एग्जाम में पूछेगा क्या, डीएनए की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक मिस्चर ने। डीएनए की द्विकुंडली की संरचना की खोज किसने की, तो वाटसन थे, और उनके एक चेले भी थे, कौन, क्रिक। वाटसन और क्रिक दो लोग थे। ठीक है। तो पहले डीएनए की खोज किसने की, ये लिखते हैं फ्रेडरिक मिस्चर। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्चर ने। अब डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की, तो याद रखेंगे वाटसन बाबू, वाटसन और क्रिक ने, किसने, क्रिक ने। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। वाटसन जो थे वो साइंटिस्ट थे, क्रिक इनके सहायक यौगिक थे, यानी कि जो क्रिक है ये इनका सहायता करते थे, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते थे, इनकी मदद करते थे। याद हो गया, ज्यादा कठिन नहीं है, यहीं पे याद हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, बहुत भयंकर क्वेश्चन। अब कई लोग क्या करेंगे, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये मैं बता दीजिए शरीर में पाया जाता है। वो तो पता है कि डीएनए शरीर में ही पाया जाएगा, हवा में ऐसे लटका हुआ आपको डीएनए नहीं मिल जाएगा। डीएनए शरीर में पाया जाता है, लेकिन शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है, अब ये बताइए। शरीर में डीएनए जो है ये केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे, केंद्रक में, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियस में। ओके। अब अगर यहां बात की जाए कि किसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए जो है न्यूक्लियस के अलावा यानी केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है, तो याद रखें डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। समझ में आ गया। तो मेन जो पोजीशन है डीएनए का कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, आपसे घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियस के अलावा यानी केंद्रक के अलावा डीएनए और कहां पाया जाता है, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस में ही डीएनए पाया जाता है। समझ में आ गया। तो चाहे केंद्रक कह दीजिए, और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए केंद्रक के अलावा कहां पाया जा रहा है डीएनए, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, और ये बेसिक क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि डीएनए की खोज अलग है और डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज अलग है, इसीलिए दोनों की संरचनाओं की जो खोज है वो अलग अलग वैज्ञानिक ने की है। समझ में आ गया। ये स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे के जो क्वेश्चन है डीएनए से रिलेटेड वो देखेंगे।
तो अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर डीएनए से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लास 8 का 9 का बच्चा बता देगा कि डीएनए में, क्योंकि इसका नाम ही है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसमें शर्करा भी कौन सी पाई जाएगी, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है, याद रखेंगे हमेशा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ठीक है, राइबोस शर्करा, ये शर्करा पाई जाती है डीएनए में। अब ऐसा नहीं है कि केवल आपसे डीएनए में ही कौन सी शर्करा पाई जाती है पूछी जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो आपको याद होना चाहिए आरएनए में केवल राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि डीएनए में कितने क्षारक पाए जाते हैं। तो डीएनए हो या आरएनए हो, सभी में 4 क्षारक पाए जाएंगे, लेकिन डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन पाया जाता है और आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। समझ में आ गया। यानी डीएनए में कौन कौन से क्षारक होंगे, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और लास्ट में यहाँ पे थायमिन होता है। ये बात याद रखिएगा, लास्ट में जो मेन चीज है जो डिटरमाइन करता है कि ये आपका डीएनए है या आरएनए है, वो कौन है, थायमिन। थायमिन बेस पेयर अगर आपका न हो तो ये आप कभी पता नहीं कर पाएंगे कि ये डीएनए है या आरएनए है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थायमिन की जगह हम यू लिख दें, यूरासिल बना दें, तो इसका मतलब ये कौन सा डीएनए की जगह क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। समझ आ गया। तो डीएनए में 4 क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार, ये जो नाइट्रोजन क्षार पाए जा रहे हैं जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इन सब के बीच कितने बंध पाए जाएंगे, कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी एडेनिन जो है वो थायमिन से कितने बंध से जुड़ता है, ग्वानिन जो है साइटोसिन से कितने बंध से जुड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो एडेनिन जो है ये थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और ग्वानिन जो है ये साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, कौन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है डीएनए में और क्या करता है, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपसे आरएनए से रिलेटेड पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि आरएनए के जो नाइट्रोजन क्षार हैं किस बंध द्वारा जुड़ेंगे। तो याद रखिएगा एडेनिन जो होगा आरएनए में वो किससे जुड़ेगा, यूरेसिल से। थायमिन की जगह यूरेसिल बना देंगे और यूरेसिल से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। समझ में आ गया। ये आपको चेंजेस पता होने चाहिए। अगला क्या है कि डीएनए के कुंडली की लंबाई कितनी होती है और उनके श्रृंखला के बीच की दूरी कितनी होती है। यही हम आपको यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड समझाना चाह रहे थे कि डीएनए की जो एक श्रृंखला की लंबाई होती है, श्रृंखला आपको यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डीएनए हमने बना दिया है, यहाँ पे याद रखें श्रृंखला क्या होती है, ये एक डीएनए का जो पोर्शन कंप्लीट होता है, मतलब डीएनए जब से ओवरलैपिंग नहीं करती तब तक उसकी एक श्रृंखला कंप्लीट नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखिए डीएनए ऐसे है और यहाँ पे आके ओवरलैप कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक श्रृंखला हो जाएगा, इसकी एक श्रृंखला यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो पहले पूछ रहा है कि डीएनए के प्रत्येक कुंडली की लंबाई क्या है, यानी जो इसकी एक ये कुंडली हो गई, इस एक कुंडली की लंबाई क्या होगी, तो आप याद रखेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि डीएनए के श्रृंखलाओं के बीच की लंबाई कितनी है, यानी जो बीच बीच में ये ब्लू कलर के हमने बेस पेयर बना रखे हैं, इस डीएनए के एक बेस पेयर यानी एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। डीएनए के एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखेंगे 0.3 या कह सकते हैं कितना, एक मिनट, 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ में आ गया। यानी प्रॉपर श्रृंखला की जो लंबाई होगी, प्रॉपर जो इसकी कुंडली की लंबाई होगी या श्रृंखला की जो लंबाई होगी वो होगी 20 एंगस्ट्रॉम। याद रखेंगे तो डीएनए की प्रत्येक कुंडली की लंबाई कितनी हो जाएगी,
3.4 एंगस्ट्रॉम, और श्रृंखला की जो लंबाई है, जो ये श्रृंखला की लंबाई हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। समझ में आ गया। और वैसे भी डायग्राम पे आपको क्लियर दिख रहा होगा जो हमने लगाया है, वहां से आप समझ लीजिएगा जिसकी लंबाई 20 एंगस्ट्रॉम डायग्राम में लिखी होगी वो होगा क्या, श्रृंखला, और जो 3.4 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ डायग्राम में दिख रहा होगा वो क्या है, लंबाई, किसकी, प्रत्येक कुंडली की लंबाई। समझ में आ गया। केवल आपको ये दोनों जो माप लिखे गए हैं, मेजरमेंट्स लिखे गए हैं, ये याद होने चाहिए। ये स्क्रीनशॉट कर लें। फिर 3-4 क्वेश्चन और है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए हमें डीएनए को क्या करना है, काटना है। अब डीएनए को काटने के लिए हम किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट कि डीएनए को काटने के लिए एक प्रतिबंधन एंजाइम, किस एंजाइम को, प्रतिबंधन एंजाइम का यूज किया जाता है, और उस प्रतिबंधन एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियेज, या इसी को आणविक कैंची भी कहा जाता है। 3 नाम है, प्रतिबंधन एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, एंडोन्यूक्लियेज, या इसी को आणविक कैंची भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डीएनए खंड को किस एंजाइम के द्वारा काटा जा सकता है, यानी कि हम डीएनए को कैसे काट सकते हैं। तो डीएनए को काटने के लिए हम जाएंगे पहले, फिर हम वहां से ढूंढ के क्या लाएंगे, किसी एक एंडोन्यूक्लियेज को। अब एंडोन्यूक्लियेज को पकड़ के लाएंगे, कहेंगे चलो भैया काटो डीएनए को, चलो डीएनए को काटो। तो डीएनए को काटने के लिए क्या लाया है हमने, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम को लेके आए हैं। अब ये प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है, तो एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। एंडोन्यूक्लियेज नामक एक प्रतिबंधन एंजाइम को हम ले आएंगे और ये डीएनए को क्या करेगा, काट देगा, ठीक है। इसी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को ही आणविक कैंची भी कहा जाता है, आणविक कैंची भी कहा जाता है। ये नाम जरूर याद रखेंगे। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीएनए में आणविक कैंची किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे जब हमें डीएनए को काटना होता है तो वहां पे हम एक एंजाइम का यूज करते हैं जो कि होता है एंडोन्यूक्लियेज, और इसी एंडोन्यूक्लियेज को आणविक कैंची भी कहा जाता है। समझ में आ गया। अब देखो भैया, हमने डीएनए को तो काट दिया, अब हमारा मन कर रहा है कि हम डीएनए को जोड़ें, तो हम डीएनए को जोड़ेंगे कैसे, काट तो हमने दिया है, जोड़ेंगे कैसे। तो आप अब कहेंगे अरे यार मैडम जब जोड़ना ही था तो काटे क्यों, पहले मत काटी होती। देखो काटे हैं तभी तो जोड़ पाएंगे, जोड़ना भी तो सिखाना है, इसीलिए हमने काटा है, ठीक है। तो पहले डीएनए को काट देंगे, किसकी सहायता से, प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से। अब डीएनए को जोड़ना है, जोड़ना सिखाएंगे आपको, कैसे जोड़ना है। पहले लाइगेज को पकड़ के लाएंगे, एक लाइगेज नाम है, मान लीजिए कोई इंसान है, उसको पकड़ के लाए और कहा भैया हमें अपने लाइगेज एंजाइम दो, हमें डीएनए को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम की सहायता लगती है, तो लाइगेज एंजाइम की, किसकी, लाइगेज एंजाइम के सहायता से। लाइगेज नामक एक एंजाइम होता है, कोई इंसान नहीं है, ठीक है, एंजाइम है, और इस एंजाइम की सहायता से हम डीएनए को जोड़ देते हैं। समझ में आ गया डीएनए को क्यों काटा गया था, ताकि हम आपको जोड़ना भी सिखा सके। समझ में आ गया होगा, ये दोनों एंजाइम का नाम आपको याद होना चाहिए। अगला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि डीएनए का सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन डीएनए कार्य क्या करता है, उसका वर्क क्या है। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि डीएनए क्या है। डीएनए जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब जब ये अनुवांशिक पदार्थ है तो क्या करेगा, अनुवांशिक सूचना जो है, जेनेटिक जो मैसेज होता है उसको स्थानांतरित करेगा, उसको पहुंचाने का कार्य करेगा। तो इसका पहला वर्क क्या हो जाएगा, डीएनए का पहला कार्य हो जाएगा अनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाना, अनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाना, अब ये बताइए, अनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाना इसका कार्य हो गया, और सेकंड इसका कार्य क्या हो जाएगा, प्रोटीन को संश्लेषित करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना। समझ में आ गया, प्रोटीन को क्या करेगा, संश्लेषित करेगा। अब संश्लेषित का मतलब किसको पता है, किसको नहीं। संश्लेषित का मतलब ये होता है प्रोटीन को बनाना,
किसी चीज को बनाना होगा तो वहां पे हम संश्लेषण का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। डीएनए को हम कैसे काट सकते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा। जोड़ कैसे सकते हैं? लाइगेज एंजाइम के द्वारा। और डीएनए का वर्क क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका वर्क भी क्या होगा? जेनेटिक मैसेज को पहुंचाना। ठीक है, जेनेटिक मैसेज को पहुंचाना। और सेकेंड कार्य हो जाएगा प्रोटीन को बनाना, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये हो गया आपका डीएनए से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। अगर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में और किसी भी टॉपिक पे डायग्राम से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन चाहिए तो आपने अपने चार्ट पेपर पे जो भी डायग्राम बना रखा है वो डायग्राम का नाम या टॉपिक हमें मैसेज कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें लाइक एंड शेयर। ठीक है, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।